कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमारे लिए बिल्कुल आम और बेकार सी होती हैं, दूसरे लोगों के लिए वही चीज़ें जान से ज़्यादा प्यारी होती हैं। ऐसे ही एक चीज़ की पता मुझे उस समय हुआ जब मैं खुद विदेश गई थी और अरबी औरतों को खुद यह करते अपनी आंखों से देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम गरिमा है। मेरी शादी के एक ऐसे इंसान से हुई थी जो सऊदी अरब में सालों से नौकरी कर रहा था। शादी के समय वह अपने देश आया था और यह रिश्ता एक जानने वाली ने करवाया था और मेरा पति मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मेरी शादी को हफ्ता भर भी नहीं गुजरा था और मेरे पति ने मुझे सामान बांधने का कहा क्योंकि उसकी वापसी का समय आ गया था। उसे वापस विदेश जाना था और यह सुनकर मैं रोने लगी थी। अभी तो हमारी शादी को एक हफ्ता ही गुजरा था और मेरा पति विवेक मुझे अकेला छोड़कर जा रहा था। मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? हमने तो एक दूसरे को ठीक तरह से जाना भी नहीं था। मैं अपनी जिंदगी अपने पति के साथ ही गुजारना चाहती थी। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, मजबूरी है, मेरी वहाँ नौकरी है और मैं ज़्यादा समय यहाँ नहीं रह सकता, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। वैसे तो मैं 1 महीने की छुट्टियों पर आया था, लेकिन कंपनी ने अचानक मेरी छुट्टियां कैंसिल करके मुझे वापस बुला लिया है। यह सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थीं और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। एक परदेसी से शादी करना बहुत ही मुश्किल काम है। इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। मुझे सामान पैक करने का कहकर अमित बाजार चले गए और कोई 10 किलो से भी ज़्यादा फिटकरी खरीद लाए और कहने लगे, इसे भी मेरे सामान में रख दो। इतनी सारी फिटकरी देखकर मैं हैरान हुई और मैंने कहा, आप वहाँ जाकर इसका क्या करेंगे? यह तो इतनी सारी फिटकरी है, इसका भला आपको क्या काम? और उससे तो आपका सामान में वज़न भी बढ़ जाएगा और फिर अलग से फिटकरी के पैसे भी भरने पड़ेंगे। क्या वहाँ भी हमारे इलाके की तरह गंदा पानी आता है जिसे साफ करने के लिए आप फिटकरी लेकर जा रहे हैं? मैंने अपनी समझ के हिसाब से बात की थी क्योंकि मेरी माँ हमेशा ही पानी के जग में फिटकरी घुमाकर निकाल लिया करती थी। हमारे एरिया में गंदा पानी आया करता था। मम्मी कहती थी कि ऐसा करने से पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। मेरी बात सुनकर अमित हंस पड़े। कहने लगे, ये तो हमारे इलाकों में पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वहाँ तो एकदम साफ पानी पीने के लिए मिलता है। विदेश की औरतें इसका कुछ और ही इस्तेमाल करती हैं जो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि वहाँ इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। विदेश की औरतें फिटकरी को खरीदने के लिए तड़पती हैं। लगभग हर विदेशी औरत के घर में मौजूद होती है। मैं जब भी जाता हूँ वापसी पर फिटकरी ज़रूर लेकर जाता हूँ। अमित की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। यहाँ तो हर दुकान पर ही फिटकरी मौजूद होती थी, लेकिन इस समय मेरी समस्या फिटकरी नहीं थी बल्कि अमित की जुदाई थी। मैंने उनके सामान में फिटकरी रख दी थी। मैंने रोते हुए अमित से कहा, जितनी जल्दी हो सके मुझे भी अपने पास बुला लेना। मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी तो हम दोनों ने अपनी खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत की थी और इतनी जल्दी जुदाई का समय भी आ गया था। पति के बगैर ससुराल में रहने का सोचकर मुझे अंदर से घुटन महसूस हो रही थी। मुझे इस तरह रोता देखकर अमित कहने लगे, तुम ज़्यादा परेशान ना हो, वहाँ जाकर मैं तुम्हें बुलवाने का इंतज़ाम कर लूँगा। मैं जानती थी यह सब झूठे बहाने हैं, लेकिन सिवाय आंसू बहाने के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी सास ने तो मेरे आंसुओं को भी ड्रामेबाजी बता दिया था। उनका कहना था कि मैं भी तो सालों से अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर रही हूँ। खैर, अमित मुझे छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब भी उनका फ़ोन आता, उनकी माँ फ़ोन पर उनसे मेरी ना जाने कितनी बुराइयाँ करती थीं। वह उन सब बातों से तंग आ गए थे। अमित भी मेरे बिना तड़प रहे थे। वह रोज़ फ़ोन पर मुझसे बात करते और कहते, गरिमा, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे साथ बिताए वह पल दिल में गुदगुदी करते हैं, लेकिन अगले ही पहले दिल को उदास भी कर देते हैं। और फिर एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि वह मुझे अपने पास विदेश बुला रहे हैं। वह सारी कार्यवाही कर चुके हैं। उन्होंने मेरे पेपर भी भेज दिए थे। ये सुनकर जहाँ मैं खुश हो रही थी, वहीं मेरी सास के चेहरे का रंग बदल गया था। लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज करके जल्दी जल्दी जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने अमित से पूछा, क्या आपके लिए भी कोई सामान लेकर आऊँ? अमित ने मुझे भी अपने साथ 15 किलो फिटकरी लाने का कह दिया। यह सुनकर मैं हैरान हुई कि अभी कुछ ही समय पहले तो विवेक 10 किलो फिटकरी लेकर गए थे। 15 किलो फिटकरी तो बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरा अपना सामान भी अच्छा खासा था, ऊपर से 15 किलो फिटकरी, और रखने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वज़न के वजह से पैसे चुकाने पड़े। और मैं सोचने लगी, पता नहीं इतनी सारी फिटकरी का ये विदेश की औरतें क्या करती हैं। मेरे लिए इतना भारी सामान संभालना मुश्किल हो रहा था।
कुछ घंटे के सफ़र के बाद मैं विदेश अपने पति के पास पहुंच गई थी। एयरपोर्ट पर अमित को देखकर मेरी खुशी की हद नहीं रही थी, मगर मेरे पति ने मुझे पहला सवाल यही पूछा था, तुम फिटकरी लेकर आई हो ना उनके। यह बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। उन्हें मुझसे ज़्यादा फिटकरी की चिंता थी, जबकि मैं इससे मिलन के लिए बहुत ही बेताब थी। मैंने खामोशी से फिटकरी की थैली निकलकर उन्हें दे दी, लेकिन ना जाने वह किसको दे आए थे। वापसी पर उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे। वापस आकर वह मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आए। मुझे इस बारे में सवाल पूछने का मौका ही नहीं मिला, और फिर मैं बाद में भूल गई थी कि वह फिटकरी का आखिरी करते क्या है। आखिर अमित फिटकरी किसको देकर आए थे? मैं अमित की संगत में सब कुछ भूल गई थी। सच कहूँ तो मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि अमित ने मुझे अपने पास बुला लिया है। 1 महीना मैंने अपने पति के साथ बहुत ही अच्छा गुजरा था, लेकिन 1 महीने बाद ही मेरे पति कहने लगे कि अब तुम्हें यहाँ रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम वापस लौट जाओ। अमित की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैंने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके बगैर वहाँ मेरी क्या ज़िंदगी है? मैं तो अपने सब रिश्तेदारों को कह आई हूँ कि अब मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। वैसे भी मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? वह कहने लगे कि यहाँ के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और घर भेजने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। मुझे अपनी माँ बहनों का खर्चा भी उठाना है। मेरी माँ बार बार पैसों के लिए फ़ोन कर रही हैं, और तुम्हारे यहाँ होने से मेरे सारे पैसे यही खर्च हो जाते हैं। मैंने नाराज़गी से कहा, अगर ऐसी ही बात थी तो मैं फिर यही कोई नौकरी कर लेती हूँ। मैं अपना खर्चा खुद उठा लूँगी, लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर वापस नहीं जाऊँगी। मैं वहाँ अकेले ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मेरी बात सुनकर अमित कहने लगे, तुम्हें भला क्या काम आता है? तुम क्या नौकरी करोगी? बहुत सोचने के बाद मैं अमित से कह दिया, मुझे लोगों के घरों का काम ही क्यों ना करना पड़े, मैं कर लूँगी, मगर वापस नहीं जाऊँगी। अमित को मेरी बात मजाक लगी थी, लेकिन मैं आसपास के फ्लैट वालों से कहकर कुछ अरबी औरतों के घर का काम तलाश कर लिया था। इस 1 महीने में मेरी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो गई थी, क्योंकि हम जिस जगह रहते थे वहाँ ज़्यादातर हिंदुस्तानी परिवार रहते थे, और इस समय मेरी जान पहचान वाली मेरे काम आई थी। 2 अरबी औरतों ने मुझे अपने घर खाना पकाने के काम पर रख लिया। मेरी जान पहचान वाली फैमिलीज़ ने मुझे बताया कि अरबी लोग भारतीय लोगों के हाथ का खाना बहुत पसंद करते हैं, और भारतीय औरतों को खाना पकाने के लिए रखना उनकी सबसे पहली पसंद होती है। 2 घरों में एक साथ काम मिलने पर मेरी खुशी की कोई हद न रही। मुझे सिर्फ खाना पकाने के लिए ही अच्छे खासे रियल मिल रहे थे, जिसमें आसानी से अपने पति के साथ रह सकती थी। शादी से पहले मैंने बहुत सारे कुकिंग कोर्सेज भी कर लिए थे, जिसमें अरबी और तुर्की खाने भी सीखे थे, और अब यही बात मेरे काम आने वाली थी। रात को जब मेरे पति अमित घर लौटे और मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 अरबी औरतों के घर में खाना पकाने के लिए रख लिया गया है, तो मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गए और कहने लगे, तुमने तो सच में ही काम ढूंढ लिया है, लेकिन मैं तुम्हें दूसरों के घर जाकर काम करने की अनुमति नहीं दे सकता। अमित ने मेरी सारी खुशी खाक में मिला दी, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। अमित की बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे आंसुओं ने अमित के दिल को मोम कर दिया। अब खुद भी अमित मेरे बगैर नहीं रहना चाहते थे। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरी सास उन पर मुझे वापस भेजने के लिए दबाव डाल रही हैं, इसलिए वह मजबूरन वापस भेज रहे हैं। मैंने जानबूझकर इतना ज़्यादा रोना धोना मचाया कि अमित ने मुझे काम करने की अनुमति दे दी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब मैं अमित के साथ हमेशा रह सकती थी। मैंने खुशी में अमित के गले में अपनी बाहों का डाला और मोहब्बत का इजहार किया। अगले दिन अमित दफ्तर जाते हुए कह गए कि अगर तुम्हें काम समझ आए तो ही करना, वरना पहले ही दिन वापस आ जाना। मैंने उन्हें दिलासा दिलाया और उनके जाते ही घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए, और फिर मेरी पड़ोसन मुझे अरबी औरतों के घर ले गई। घर क्या थे? आलीशान महल थे। मैं तो देखकर हैरान ही रह गई थी। दोनों ही अरबी औरतें बहुत अच्छी और मिलनसार तबीयत की थीं। उन्हें हिंदी समझ आती थी, लेकिन बोलनी नहीं जाती थी। उन्होंने इशारे से मुझे समझा दिया कि मैं उन्हें किस तरह का खाना पका कर दूं। पहले ही दिन मैं किचन में एक अजीब बात देखी कि एक बहुत बड़े डिब्बे में ढेर सारी फिटकरी के टुकड़े पड़े हुए थे। फिटकरी को देखते ही मुझे याद आ गया कि मेरा पति और मैं भी तो इंडिया से इतनी सारी फिटकरी लेकर आए थे। पता नहीं मेरे पति ने उस फिटकरी का क्या किया था। अरबी औरतें आखिर इस फिटकरी का क्या करती हैं? लेकिन यह सवाल मैं किससे पूछती, क्योंकि इस घर में मौजूद जितने भी नौकर थे वह सब अरबी थे। यहाँ इंग्लिश भी किसी को नहीं आती थी, और अमित पहले ही बता चुके थे कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता कि अरबी औरतें
फिटकरी का क्या करती हैं। मैंने इन्हीं सोचों में 2 घंटे में खाना तैयार कर दिया। फिर दूसरी अरबी औरत के घर चली गई। वहाँ भी मैं बिल्कुल यही चीज़ देखी। उसके किचन में भी तो पहले वाली से भी ज़्यादा फिटकरी थी। अब तो मेरे अंदर एक उत्सुकता जाग उठी थी कि आखिर यह माजरा क्या है। हिंदुस्तान में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुझे खाना पकाते थोड़ी ही देर गुजारी थी कि दूसरी अरबी मालकिन किचन में आई और उसने फिटकरी का एक टुकड़ा निकाला और उसे तेल में भिगोकर एक कोने में ढक कर रख दिया। पता नहीं उसने कौन सा तेल मिलाया था, मुझे मालूम नहीं हो सका। इसका अंदाज छुपाने वाला था, जैसे वह नहीं चाहती हो कि मैं उसकी तरफ देखूं। इस बात पर तो मैं और भी ज़्यादा हैरान हुई थी। खैर, मेरा पहला दिन था, बहुत अच्छा गुजरा। मैं दोनों घरों का खाना पकाकर 5 घंटे में ही फ्री हो गई थी और अमित के घर लौटने से पहले ही घर लौट आई थी। खाना पकाने का मुझे हमेशा से ही बहुत शौक था, इसलिए यह काम मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रहा था। शाम को अमित घर आए तो मुझसे ढेरों सवाल पूछ लिए। मैंने उन्हें दिलासा दिया कि काम बहुत अच्छा है और मुझे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। वो चाहे तो मेरी सारी तनख्वाह अपनी माँ के पास भेज सकते हैं। मुझे बस आपका साथ चाहिए। मैं आपके साथ कैसे भी गुजारा कर लूँगी। मेरी बात पर अमित हल्के से मुस्कुरा दिए। वह जानते थे कि यह सब मैं उनके साथ रहने के लिए ही तो कर रही हूँ। अमित रात के खाने के बाद मुझे घुमाने के लिए बाहर लेकर गए। ये पहली बार था जब मैं इतनी सुकून से उनके साथ बाहर निकली थी, वरना अब तक मेरी सर पर यही तलवार लटकी हुई थी कि अमित मुझे वापस भिजवा देंगे। अमित मुझे अपने साथ एक बड़े मॉल लेकर गए। इस रंगीन दुनिया में पहुंचकर मैं खो सी गई। मॉल में बड़ी बड़ी सोने की दुकान थी और यहाँ तो हर औरत ही ढेर सारा सोना पहने हुए थी। मैंने कभी किसी औरत को खुलेआम इतना सोना पहने नहीं देखा था। मैंने अब तक यही समझा था कि सऊदी अरब में रेगिस्तान के अलावा और कुछ नहीं होता, लेकिन यह तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया था और आज पहली बार मैं यह सब देख रही थी। तभी मुझे खरीदारी करवाकर अमित का एक दोस्त मिल गया। वह ऑफिस का ही था, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। उन लोगों ने बहुत ही मिलनसारी का इजहार किया और जब उन्हें पता चला कि मैं शादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान से यहाँ आई हूँ तो उन्होंने मुझे और अमित को अपने घर अगले दिन रात के खाने पर बुला लिया। वह लोग भी अरबी थे, लेकिन उनकी हिंदी काफ़ी अच्छी थी और लोगों के बहुत ज़्यादा जोर डालने पर अमित ने यह दावत स्वीकार कर ली थी। मैं इस दावत के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि यहाँ आकर किसी के घर दावत पर मैं पहली बार जा रही थी। अगले दिन मैंने दोनों अरबी औरतों के घर खाना पकाया और वापस आते ही जल्दी जल्दी तैयार हो गई। अमित कहकर गए थे कि वह जल्दी ही काम से लौट आएंगे और फिर हम दावत के लिए चलेंगे। अमित के आते ही हम दोनों उनके दोस्त के घर के लिए निकल गए। उनके दोस्त और उनकी पत्नी ने बहुत ही अच्छे से हमारा स्वागत किया। उनका एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी थी, जिसे देखते ही मुझे उस पर प्यार आ गया था। अमित के दोस्त की पत्नी का नाम सलमा था। वह किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी उसी के पास जाकर खड़ी हो गई। मुझे देखकर वह मुस्कुराकर कहने लगी कि भाभी, आप बैठ जाएं, मैं बस खाना तैयार करके आती हूँ। मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि मैं आपकी मदद कर देती हूँ, और फिर मैं उनकी मदद करना शुरू कर दी। लेकिन इस समय मेरी नज़र एक कोने में रखी हुई फिटकरी की थैली पर पड़ गई। एक बार फिर मेरे दिल में यह सवाल उठा कि आखिर यह अरबी औरतें इसका करती क्या है। मैंने सोचा कि मैं इस फिटकरी का राज सलमा से पूछ लेती हूँ, मगर सलमा से पूछने में थोड़ी झिझक भी महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरी अरबी मालकिन ने छुपाने के अंदाज में फिटकरी को तेल में डालकर रखा था। पता नहीं इसके पीछे कौन सी बात हो सकती है। सलमा का ध्यान खाना पकाने की तरफ था। अब मुझे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि यह फिटकरी यहाँ क्या और क्यों रखी है, और इतनी सारी फिटकरी का आप क्या करेंगे। मेरी बात सुनकर सलमा के चेहरे का रंग बदल गया और उसने जल्दी से फिटकरी की थैली उठाकर कैबिनेट में रख दी। उसका अंदाज बहुत ही अजीब था। मेरी बात का जवाब देने के बजाय वह खाना बनाने लगी, तो मैं भी खामोश हो गई, क्योंकि दोबारा पूछना अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सलमा ने बहुत ही मज़ेदार खाना बनाया था। दावत बहुत ही अच्छी रही। हम उन लोगों से अनुमति लेकर वापस घर लौट आए थे, लेकिन सारा रास्ता मेरे दिमाग में फिटकरी ही चलती रही थी। अमित ने मेरा गुमसुम सा अंदाज देखा तो पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ है। मैं अमित को सारी बात बता दी कि किस तरह मैंने दोनों अरबी मालिकों के घर पर फिटकरी के बड़े बड़े डिब्बे देखे थे और आज सलमा के किचन में भी बहुत सारी फिटकरी मौजूद थी। आखिर ये अरबी औरतें करती क्या हैं। मेरी बात सुनकर विवेक हंस पड़े और कहने लगे,
तुम औरतें तो छोटी छोटी बातों पर सोच विचार करने लग जाती हो। चलो मैं ही पता करके बताऊंगा कि इसके पीछे क्या राज है। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। मेरा काम बहुत अच्छी तरह से जम गया था। मुझे उन अरबी औरतों के घर खाना पकाने की अब आदत सी हो गई थी। मेरे माँ बाप अक्सर मुझे फ़ोन करते थे। जब से मैं अमित के पास आई थी, मेरी माँ को सुकून हो गया था। मैंने अपनी माँ से कई बार फिटकरी के बारे में बहुत से सवाल पूछे थे, लेकिन मेरी माँ को भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि फिटकरी में तेल मिलाकर क्या किया जाता है। यह बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। मैं विदेश जाकर पूरी तरह सेट हो गई थी। अब मुझे हिंदुस्तान वापसी की कोई चिंता नहीं रही थी। मेरा काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। दोनों अरबी मालकिनें मेरा बहुत ख्याल रखती थीं। मेरे खाने की बहुत तारीफ़ करती थी। खाना भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाना होता था। 3-4 तरह के खाने थोड़ी थोड़ी मात्रा में पकाने होते थे। कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अमित दफ्तर से लौटे तो मेरे हाथ पकड़कर बैठ गए और कहने लगे, आज मैं तुम्हारी परेशानी ख़त्म किए देता हूँ और तुम्हें फिटकरी का राज बताता हूँ। लेकिन अरबी औरतें यह नहीं चाहती हैं कि यह राज कभी किसी को पता चले, क्योंकि फिटकरी का यह इस्तेमाल उनके पुराने ज़माने से चला आ रहा है और वो इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहती हैं। इसलिए सलमा भाभी ने भी तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अमित की बात सुनकर मुझे और भी ज़्यादा उत्सुकता होने लगी थी कि आखिर इस फिटकरी से ऐसा भी किया जा सकता है जो इस कदर छुपाने वाली बात है। अमित कहने लगे कि हर जगह की अपने रस्म व रिवाज होते हैं और इसी तरह हर जगह अलग अलग टोटके और इलाज होते हैं। तुम भी जब से यहाँ आई हो, तुमने बहुत सारी चीज़ ऐसी ऐसी देखी है जो हिंदुस्तान में नहीं होती, और जो चीज़ हिंदुस्तान में होती है वह यहाँ नहीं होती। इसी तरह फिटकरी का जो इस्तेमाल हिंदुस्तान में किया जाता है वह बिल्कुल ही अलग है, जबकि अरबी औरतें इससे बिल्कुल अलग तरह का फ़ायदा हासिल करती हैं जो हैरान कर देने वाला है। और अगर हिंदुस्तानी औरतों को उसके बारे में जानकारी हो जाए तो हर घर में यही फिटकरी का ढेर नज़र आने लगेगा। मैंने अमित को घूर कर देखा और कहा कि अब बता भी दे, और कितनी पहेलियां बुझाएंगे मेरी बात सुनकर। अमित ने मुझे एक ऐसा राज बताया जिसे सुनकर मैं दंग रह गई। अपनी 22 साला जिंदगी में मैं आज तक फिटकरी का ऐसा इस्तेमाल नहीं सुना था। मैंने हैरानी से अमित से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? अमित कहने लगे, हाँ बिल्कुल, यह बात मैंने अपने एक अरबी दोस्त से पूछी है और उसने मुझे यह सारी बात बताई है। मेरा ये दोस्त वही है जिसे मैं हिंदुस्तान से फिटकरी लाकर महंगे दामों में बेच देता हूँ। मेरे पति अमित ने मुझे बताया कि अरबी औरतें पहले एक ख़ास तरह का तेल तैयार करती हैं जो उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से तैयार करना सीखा है। नारियल के तेल में कुछ और सामान मिलाकर यह तेल तैयार किया जाता है। इस तेल को लगभग 2 महीने तक रख कर तैयार किया जाता है और फिर फिटकरी को तेल में कई दिन के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद रोज़ रात को तेल वाली फिटकरी को पीसकर इस्तेमाल किया जाता है। अरबी औरतें हर रात को ये तेल अपने पेट और नाभि पर लगाते हैं और उनका मानना है कि इस तरह उनके पास बहुत ही होनहार बच्चा पैदा होगा। जो अरबी औरतें पूरी लगन से फिटकरी के पाउडर का इस्तेमाल करती हैं, उन्हें बेटे की पैदाइश होती है। यह बात मेरे लिए बहुत ही अनोखी थी और सच में अमित ने ठीक कहा था। अगर हिंदुस्तानी औरतों को इस बारे में पता चल जाता तो सब की सब औरतें इसी टोटके को इस्तेमाल करना शुरू कर देता। मगर मुझे ये समझ नहीं आया था कि अरबी औरतें इस बात को इतना छुपाती क्यों हैं। मेरी बात सुनकर अमित कहने लगे, हर किसी के अपने तौर तरीके होते हैं और ज़्यादातर औरतें बताना भी नहीं चाहती कि वह बच्चा पैदा करने के लिए ये टोटका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें लगता है किसी को बताने से उनका टोटका ख़राब हो जाएगा। अमित की बात सुनकर मैं अफसोस भरे शब्दों में कहा, मेरे पास तो अब फिटकरी नहीं है और ना ही मुझे तेल बनाने का तरीका आता है। मेरी बात सुनकर अमित हंस पड़े और कहने लगे, मुझे बस बच्चे की इच्छा है, चाहे वह बेटा हो या बेटी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमित की सोच जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई थी कि दूसरे मर्दों की तरह उन्होंने बेटे की इच्छा जाहिर नहीं की थी। मैं अभी तक दोनों घरों में काम कर रही थी और कुछ ही दिनों में मेरी दोनों मालकिनें प्रेग्नेंट हो गई थीं। मैंने अपने तौर पर खुद से उनका ख्याल रखने लगी थी और हैरत की बात यह थी कि मेरी दोनों मलकिनों ने ही बेटे को जन्म दिया था। शायद उनका बनाया गया तेल सच में कारगर था। कुछ ही दिनों में भगवान ने मुझे भी खुशखबरी दे दी थी, लेकिन मैंने ऐसा कोई तेल इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी भगवान ने मेरी झोली में बेटे की खुशी डाल दी थी। बेटा या बेटी, ये सब भगवान के हाथ में है, लेकिन हम इंसान हमेशा अपने तौर पर टोटके करते रहते हैं। अरबी औरतें भी ऐसे ही टोटकों के चक्कर में फंसी रहती हैं।
मैं यह बात तो नहीं जानती कि कितनी अरबी औरतें इस फिटकरी और तेल के टोटके से जानकार हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है ज़्यादातर अरबी औरतों के घर फिटकरी मौजूद थी। क्या आप लोग भी बेटे के लिए एक किसी ऐसे ही टोटके का इस्तेमाल करते हैं? या आपने अपने आसपास किसी को बेटे की इच्छा में इस तरह के जादू टोने टोटके या बाबाओं के पास जाते देखा है? क्या ऐसा होता है? आप अपनी राय कमेंट में दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।